नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डीबीएमएस। इस कोर्स का महत्व जो है वो गेट एग्जाम से लेकर के आपका जो कंपनी का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे भी, चाहे आप केवीएस वगैरह का जो पीजीटी और टीजीटी का जो टीचर वाला फॉर्म निकलता है वहाँ पे भी, या नेट जेआरएस, उन सारे जगहों पे इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस में को देखेंगे कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस का जो फंक्शंस हैं, इसके द्वारा हम डीबीएमएस के द्वारा जो है हम है वो डेटाबेस पे क्या-क्या काम कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने डीबीएमएस को क्यों चूज किया डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जबकि हमारे पास पहले से ही फाइल सिस्टम मौजूद था, है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यूजर्स कौन-कौन से होते हैं, फ्रंट यूजर क्या होता है, बैक एंड यूजर क्या होता है, उसके बाद नेटिव यूजर क्या होता है, कैजुअल एंड यूजर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसके बाद कैन ट्रांजैक्शन। यस, ये आपका पूरा सिलेबस है, अब आप इसको देख लीजिए। स्कीमा क्या होता है, टू टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, डेटाबेस इंटरफेस क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। ये कुछ आपका जो है सो सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। अब डेटाबेस को, डीबीएमएस को पढ़ने से पहले, मतलब मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स या अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। लेकिन कैसा अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स? ऐसा अनप्रोसेस्ड फैक्ट जो कि स्टैटिक स्टेट में है, क्योंकि जब वो डायनेमिक स्टेट में चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। तो डेटा क्या होगा? डेटा हो गया कि अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इन स्टैटिक स्टेट आर कॉल्ड एज डेटा। ठीक है। अब जो हमारा डीबीएमएस सिस्टम है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है डाटाबेस और एक होता है डीबीएमएस। अब प्रश्न आएगा कि डाटाबेस क्या होता है ना? तो डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब इसको समझिए कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा कहने का क्या मतलब। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा कहने का मतलब है कि ऐसा डेटा जो उससे संबंधित हो। जैसे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के पास केवल और केवल उसी स्टूडेंट या टीचर का डेटा होगा जो या तो अभी उस कॉलेज से जुड़े हों या फिर फ्यूचर में उन्होंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। ऐसा तो है नहीं कि पूरे शहर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर रहे हैं उन सब का डेटा उस कॉलेज के पास मौजूद होगा। नहीं ना, उसी स्टूडेंट या टीचर का डेटा मौजूद होगा जो उस कॉलेज से कभी ना कभी जुड़ा हुआ हो। तो क्या हुआ? रिलेटेड डेटा। इसीलिए डेटाबेस क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब जो डाटाबेस है वो मुख्य रूप से दो तरीके पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड के रूप में। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या हो गया? The database in which data can be stored in the form of particular structure या in a predefined format। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा जो है एक खास फॉर्मेट में और खास स्ट्रक्चर में स्टोर है। जैसे कि जो एसक्यूएल वाला जो डेटा होता है या फिर जो हमारा एक्सेल पे जो डेटा होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मेट बना होता है, रो कॉलम फिक्स्ड होते हैं कि भैया इस रो में ये डेटा जाएगा उसका ये फॉर्मेट होगा, इस रो में ये डेटा जाएगा उसका ये फॉर्मेट होगा। तो इससे क्या होता है कि उस डेटा पे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे हम इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन करें, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो इजिली हो जाता है। ठीक है ना? अब इसमें जो स्कीमा यूज होता है वो प्री डिफाइंड स्कीमा यूज होता है। अब स्कीमा क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, मतलब आगे के जो हम जब हम वीडियो डालेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या हुआ कि द डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड। मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फिक्स नहीं होता है। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके साथ साथ वीडियो भी अटैच हो सकता है,
पिक्चर फॉर्म में भी डेटा अटैच हो सकता है, मतलब सब मिक्स करके बना हुआ होता है। अब इसमें जो डेटा जब हम सॉर्टिंग करने जाते हैं, चाहे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं या डिलीशन परफॉर्म करने जाते हैं या इंसर्शन परफॉर्म करने जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं रेदर देन इन कंपेयर टू स्ट्रक्चर डेटाबेस। इसमें जो स्कीमा है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसमें नीड मोर स्पेस टू स्टोर देम। अब चूंकि ये डेटा जो है वो उसमें बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, तो जाहिर सी बात है कि इसको जो स्टोर करने का, इसको जब हम स्टोर करने जाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी रेदर देन स्ट्रक्चर डेटाबेस। इसके बाद इसमें जो है इट रिक्वायर्ड डेटा साइंस एक्सपर्टीज, इसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए। अब जो एप्लीकेशन के हिसाब से जो डेटाबेस होता है कि भैया हम डेटाबेस में डेटा को किस किस तरीके से स्टोर करते हैं, तो एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन के हिसाब से कि भैया हम किस किस टाइप से डेटा को रखते थे उसमें, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3-4 तरीके हैं। पहला, हायरार्किकल सिस्टम। अब ये हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके के जो डेटाबेस होते हैं हायरार्किकल डेटाबेस, उसमें डेटा स्टोर किसके फॉर्म में होता है, डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है ना। और इसमें एक रूट नोड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड, मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट डेटा या रूट नोड कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट डेटाबेस क्रिएटेड बाय, अब जो ये हायरार्किकल डेटाबेस है उसको फर्स्ट किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, आईबीएम के द्वारा। कब, 1960 में। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे पेरेंट रूट नोड हुआ, फिर उसका लीफ नोड, ये एक लीफ नोड, फिर ये इसके लिए रूट नोड, इसके लिए ये रूट नोड, इसी तरीके से चला जाता है। अब जो दूसरा था वो था नेटवर्क डेटा मॉडल या नेटवर्क डेटाबेस। इसमें क्या था, इसमें डेटा जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। सबके बीच में एक लिंक होता है, क्लाइंट के बीच में, इसके बीच में, फिर इसके सुपरवाइजर के बीच में, फिर इसके बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एक लिंक से वो जुड़ा हुआ होता है। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये जो है ना सो करंट रिक्वायरमेंट में जैसा हमें डेटा चाहिए, या जब हम करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करने जाते थे या उसको चेंज करने की कोशिश करते थे, तो वो डिफिकल्टीज होती थी, है ना। क्योंकि उसका जो मेटा डेटा होता था ना वो भी उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट होता था। अब ये मेटा डेटा क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। टू डेवलप न्यू queries और टू ऑर्गेनाइज डेटा अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट इज डिफिकल्ट, ठीक है। जनरली वी स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो है रिलेशनल डेटाबेस। अब जो ये रिलेशनल डेटाबेस है इसमें डेटा किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता था, रिलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। ये क्या होता था, हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज वी कैन डेवलप न्यू क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन रिक्वायरमेंट। अब इसमें कौन सी क्वेरी का यूज किया जाता था, हाई लेवल क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ठीक है। अब एक आता था कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में जो यूज किया जाता था वो ODBMS यूज किया जाता था, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस होता था, मतलब इसमें हाई लेवल या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज किया जाता था। मतलब डेटा जो होता था वो एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता था। अब चूंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती थी इसलिए इसको जनरली यूज नहीं किया जाता था। चलिए अब हम देखते हैं कि DBMS क्या होता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि DBMS का डेफिनेशन क्या होता है। DBMS क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम थ्रू विच यूजर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। इसके द्वारा यूजर क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि DBMS इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ देखिए, जब हम क्वेरीज लिखते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ गया, DBMS के पास गया। DBMS किससे इंटरेक्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करके फिर डेटाबेस में गया, और जो भी हमें क्वेरीज है उस क्वेरीज को यहाँ से ला करके हमें दे दिया डाटाबेस से, ठीक है। तो ये क्या किया, ये जो इंटरफेस के रूप में काम किया, किसके किसके रूप में, इंटरफेस के रूप में, किसके किसके बीच, यूजर और डेटाबेस के बीच के, ठीक है। चलिए अब हम
एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम क्यों यूज करते हैं डेटाबेस में डीबीएमएस का। डीबीएमएस जैसे मैनेजमेंट सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं? तो मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही ना हम डाटाबेस में जो भी डेटा है उसको डिफाइन करेंगे कि भैया इसका फॉर्मेट ये है, इसमें इस टाइप का डेटा जाएगा, इसका कंस्ट्रेंट्स ये है, ठीक है ना? उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करना हो या फिर उसको मैनिपुलेट करना हो या फिर डेटा को डिलीट करना हो, तो ये सारे फंक्शंस किसके द्वारा किया जाता है? डीबीएमएस के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अब जो जनरली जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं? रिलेशन के फॉर्म में करते हैं या टेबल के रूप में करते हैं, ठीक है? अब उसको मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? जनरली जो हम डेटा स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो किसके रूप में करते हैं? टेबल के रूप में करते हैं। तो उस टेबल को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक? अब अगला प्रश्न ये आ सकता है कि हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करते हैं? हमने जो पहला हमारा फाइल सिस्टम था, हमने उसको क्यों नहीं यूज किया? इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि डीबीएमएस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स है, मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ स्टोर होता है? डीबीएमएस कैटेलॉग में। अब इसको समझने से पहले ये समझिए कि जो हमारा डाटाबेस होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है डाटा, एक होता है मेटा डाटा। अब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है डेटाबेस का डेफिनेशन या उसका पाथ, उस तक पहुंचने का रास्ता, ठीक है ना? तो जो फाइल सिस्टम था, जैसे कि हम लोग हमारा जो पीसी में फाइल सिस्टम है उसमें क्या होता है? पाथ जो है वो हमें दिखता है ना कि भैया दिस पीसी पे जाओ, उसके बाद लोकल डिस्क डी पे जाओ, तो ये क्या है? यही है मेटा डेटा। तो जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या था कि जो मेटा डेटा है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट होता था। इसके कारण क्या होता था कि जब हम उसमें कोई नया डेटा डालना चाहते थे, ठीक है ना, जब हम उसमें कोई नया डेटा डालना चाहते थे या जब हम कोई नया मान के चलिए कॉलम यूज करना चाहते थे या नया कॉलम ऐड करते थे, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता था, ठीक है? और जबकि डीबीएमएस में क्या होता है कि डीबीएमएस के केस में जो आपका मेटा डेटा है वो एक अलग जगह पे रखा होता है, उसका जो है सो यूजर के ऑपरेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, वो एक अलग जगह पे रखा होता है जिसको हम कहते हैं कि कैटेलॉग। क्या कहते हैं? कैटेलॉग। अब हम यदि हमें कोई नया मान के चलिए कि कॉलम ऐड करना है या रॉ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम नया ऐड करके और फिर हम उसको प्रेफर करवा देंगे उस नए कैटेलॉग को। इससे क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीबीएमएस कैटेलॉग इज यूज्ड बाय दोज यूजर। अब डीबीएमएस कैटेलॉग को जनरली जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए वो इसको नहीं देख सकता है, ये सिर्फ उस लोगों के लिए जो चाहता है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है डेटाबेस का, है ना, कि ये किस फॉर्म में है, उसका फॉर्मेट क्या है, उन लोगों के लिए ये कैटेलॉग यूजफुल होता है या वो लोग इस कैटेलॉग का यूज करते हैं। अब यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फाइल सिस्टम डेटा डेफिनेशन या मेटा डेटा इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इट ऑल्सो वर्क विथ ओनली स्पेसिफिक डेटाबेस। अब बी नंबर क्या है? इट सपोर्ट प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने कहा था कि सिंस वी add new data files in catalog which is separate from our access program, therefore when we add them in it, जब हम उसको ऐड करते हैं, it does not affect our access program। डीबीएमएस में यही हमने तो कहा है कि डीबीएमएस में जब हम एक नया मान के चलिए उसमें डेटा फाइल्स या एक नया फॉर्मेट जब हम उसमें ऐड करते हैं, यदि एक नया रो या कॉलम ऐड करते हैं, तो क्या होता है वो उसको अफेक्ट नहीं करता है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि उसका जो मेटा डेटा है वो कहाँ स्टोर है? कैटेलॉग में स्टोर है। तो क्या करता है वो न्यू कैटेलॉग को फॉलो करता है। जबकि ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या था कि मेटा डेटा जो आपका स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो किसका किसका पार्ट होता था? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट होता था। इसीलिए जब हम एक नया स्ट्रक्चर ऐड करते थे तो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम सही तरीके से वर्क नहीं करता था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इट सपोर्ट मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। अब मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा से मतलब क्या हुआ? अब एक बात को समझिए कि हमारे पास जो है सो आप हैं, कोई मान के चलिए कॉलेज का डेटाबेस है,
उसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है ना। तो सबके लिए कोई स्पेसिफिक व्यूज है कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है तो इसको सिर्फ ये दिखाया जाएगा, ये जो आपका जो टीचर है तो इसके लिए सिर्फ ये है, इस पार्ट को वो देख सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो है वो इस पार्ट को देख सकता है। मतलब वो मल्टीपल व्यूज को अलाउ करता है कि भैया यूजर के हिसाब से यूजर चेंज हो जाएगा, व्यू चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। जबकि ये चीज अवेलेबल नहीं है फाइल सिस्टम में। इट ऑल्सो कंटेन्स कंकरेंसी कंट्रोल। अब कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, जब मान के चलिए multiple user using the same database at the same time, it should prevent two user from editing the same data at the same time, and this is called as concurrency control. अब concurrency control को ऐसे समझिए कि एक जब हम मान के चलिए कि जब हम टिकट बुक करने जाते हैं IRCTC किसी के वेबसाइट पे, या मूवी बुक करने जाते हैं किसी की हॉल टिकट, तो क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टिकट को बुक कर लें तो उस टिकट को वो उससे अलग कर दे ताकि दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो उस टिकट को एट द सेम टाइम बुक ना कर पाए, मतलब उसको एडिट ना कर पाए, उसको रीबुक ना कर पाए, ठीक है ना। तो यही हुआ कंकरेंसी कंट्रोल कि मल्टीपल यूजर को सेम डेटा को एट द सेम टाइम एडिट करने से रोका जा सके। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, एक एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है।